हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बढ़िया। तो चलिए आज के टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है बूस्टर डोज 2.061। और ये आज हमारा टेस्ट बैंकिंग वाला। दोस्तों, बैंकिंग वाले टेस्ट में पहले 2 क्वेश्चन या पहले 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के होते हैं और वो हम पहले वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन कैसे ठीक होंगे जी। बहुत बार आपको बताया कि भैया रीडिंग कर लेनी होती है, रीडिंग के बाद कंटेक्स्ट क्लैरिटी आनी होती है, उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन करने होते हैं। इन सब को एक साथ यूज करके ही हम लोग क्लोज टेस्ट कर पाएंगे जी। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम लोग आज की क्लास में कुछ नया सीखने वाले हैं जी। ये बात तो हमें पता लगी कि दोस्तों की क्लोज टेस्ट के लिए रीडिंग मस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि लिखा क्या है एटलीस्ट। अगर यही नहीं पता कि लिखा क्या है और मीनिंग क्या है तो कंटेक्स्ट क्लियर नहीं होगा और वर्ड का फिर तुक्का लगाना पड़ेगा जी। एक बात होती, मैंने बताया था आप लोगों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए आप लोगों को जी। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हो गया जो फिलर गिवन है ना दोस्तों, उस फिलर में ये पता होना चाहिए कि फिलर में आएगा क्या। वर्ब आएगी, नाउन आएगा, आर्टिकल आएगा, प्रीपोजिशन आएगी। एटलीस्ट आपको ये तो पता हो जी। इतना भी अगर आपको पता है ना तो आप लोग इतना डिड्यूस कर पाओगे कि वहां पे हमें ये वाला वर्ड चाहिए जी। क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं इसके बेस पे भी। अगर ज्यादा ही डिफिकल्ट बना दिया कि सारी की सारी वर्ब दे दी, सारे के सारे एडजेक्टिव दे दिए, तो थोड़ा सा वहां पे मीनिंग टैली करना पड़ जाता है हम लोगों को जी। ठीक है जी। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा क्लोज टेस्ट वाला दोस्तों पैराग्राफ 1 है। क्लोज टेस्ट में मैंने बताया आप लोगों को एक बार जर्नल रीडिंग लेनी बहुत जरूरी है कि किस चीज के बारे में पैसेज है। तो एक बार रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे जी। A needless controversy has dashed over RBI, revealing that banks have written off bad loans. ये कह रहा है कि नीडलेस का मतलब जिस कंट्रोवर्सी की जरूरत ही नहीं थी वो कंट्रोवर्सी आ गई है। हैज डैश, वो डैश हो गई है। ओवर आरबीआई के ऊपर, रिवीलिंग जो रिवील कर रही है, सामने दिखा रही है, एक्सपोज कर रही है। क्या एक्सपोज कर रही है कि बैंक्स हैव रिटन ऑफ, बैंक्स ने रिटर्न ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को फालतू की चीज समझकर फेंक देना, वो राइट ऑफ करना होता दोस्तों। ठीक है जी। तो इसने, बैंक ने राइट ऑफ कर दिया है बैड लोन्स को फेंक दिया है, साइड कर दिया है, जिनकी कीमत क्या है 68,607 करोड़। इन इट्स रिस्पॉन्स, जब इससे रिस्पॉन्स मांगा गया, किससे, राइट टू इंफॉर्मेशन क्वेरी। मतलब किसी ने आरटीआई लगाई थी कि भाई आप लोगों के ऊपर कितना बैड लोन्स कितने हैं, तो इन्होंने बताया कि भाई इतने तो हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिए, डिसाइड कर दिया हम लोगों ने इतने तो जी। ठीक है जी। और इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है जी। फिर कह रहे हैं द प्रिजम्पशन इन सम क्वार्टर्स दैट बैंक्स विल नॉट डैश द डेब्ट्स ऑफ these 50 top defaulters and let absconding Diamante, Mehul Choksi and liquor baron Vijay Mallya go scot free is wrong. ये बोला कि जो प्रिजम्पशंस हमारे सामने आएगी, जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि जो कुछ क्वार्टर्स में क्या क्या अनुमान लगाया था कि जो बैंक है विल नॉट डैश, वो डैश नहीं करेंगे डेट्स को। किन के डेट्स को, 50 टॉप डिफॉल्टर्स के। इनमें से क्या है, एक तो हमारा जो ये बंदा फेमस जो भगोड़ा हो चुका है जिसका नाम है मेहुल चौकसी, और एक लिक्कर बैरन है। लिक्कर बैरन का मतलब भैया नोबल, जो शराब के मामले में सबसे ऊपर का बंदा, किंगफिशर का जो मालिक था दोस्तों, उसका विजय माल्या। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गो स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना पनिशमेंट लिए वहां से भाग जाना दोस्तों, बच निकलना। तो ये दोनों बच निकले। वो चीज क्या है, रॉन्ग है जी। वो चीज क्या है दोस्तों, गलत है जी। ठीक है जी। इतना पता लग गया हम लोगों को किस चीज के बारे में बात चल रही है, बैंकिंग से रिलेटेड पैसेज हो गया हमारा, और विजय माल्या का मतलब बैड लोन से बात चल रही है हमारी। क्लियर हो गया हमें कि मीनिंग क्या आने वाला दोस्तों जी। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला फिलर है अ नीडलेस कंट्रोवर्सी हैज डैश ओवर आरबीआई। अब एक बात बताओ, जो हैज हमारी वर्ब होती है दोस्तों, या तो ये मेन वर्ब बनेगी या बनेगी ये हेल्पिंग वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है इट मींस ये पोजीशन दिखाएगी, और पोजीशन के लिए हमें सेंटेंस में चाहिए नाउन। लेकिन अगर ये मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए जी, थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। और एक बार सेंटेंस ऑप्शन देखने से पता लग रहा है कि इनमें हमारा कोई भी वर्ड नाउन नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए दोस्तों, थर्ड फॉर्म।
तो थर्ड फॉर्म हमारे पास एक ही है, एक तो इरप्टेड है और एक रिफाइंड है। एक इरप्टेड है और एक रिफाइंड है। रिफाइंड का मतलब किसी भी चीज को दोबारा ठीक कर देना, और इरप्टेड का मतलब होता सामने आना, अपीयर होना दोस्तों जी। ठीक है जी। तो सेंटेंस में क्या है, कंट्रोवर्सी रिफाइन हुई है या अपीयर हुई है? अपीयर हुई है जी, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, ए ऑप्शन। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा जी। टाइमलेस का मतलब होगा दोस्तों जिसमें टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम ही नहीं लगेगा दोस्तों जी। ठीक है जी, वो हमारी टाइमलेस चीज होगी। फिर आ गया अत्विस्तिक। वर्ड क्या लिखा, अत्विस्तिक। अत्विस्तिक का मतलब होता है कुछ फीलिंग्स, कुछ एटीट्यूड्स, कुछ फीलिंग और कुछ एटीट्यूड जो हमारे एंसेस्टर यूज करते थे और वही चल के हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं एक हैबिट के तौर पर। उन्हीं फीलिंग और एटीट्यूड्स को रेफर करने के लिए ही वर्ड यूज करते हैं हम अत्विस्तिक। मतलब जो हमारे वंशज जो क्रियाएं करते थे, जो कर्मकांड, जिस भी तरीके से जो चीजें धारणाएं थी पहले मानते थे, वो आज भी मानी जाती है, उन सभी चीजों को रेफर करने के लिए वर्ड यूज करते हैं अत्विस्तिक जी। तो यह तो हमारा इरिलेवेंट वर्ड हो गया, यहाँ पे जरूरत है ही नहीं इसकी जी, इस वर्ड की तो जरूरत है ही नहीं हम लोगों को। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा हैज इरप्टेड। एक सामने आई है, किसके ऊपर आई है, ओवर आरबीआई रिवील करते हुए। क्या रिवील करते हुए कि इन बैंक्स ने राइट ऑफ कर दिया बैड लोन्स को, इतने रुपए के बैड लोन्स है दोस्तों, किसके रिस्पॉन्स में, आरटीआई के रिस्पॉन्स में। बात क्लियर होगी। फिर कह रहा है प्रिजम्पशन, एक अनुमान लगाने की बात है कुछ क्वार्टर्स में कि जो बैंक विल नॉट डैश द डेट्स, डेट्स को वो डैश नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अब एक बात मुझे बताओ, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट निगेशन के लिए आ गया। मॉडल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म देख लो जी। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना जी, स्टैगर का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। एक्रीड का मतलब होता है पंजेंट, बीटर सेंस, तीखे की सेंस होती है दोस्तों, ये तो हमारा एडजेक्टिव होता है, कोई सेंस नहीं आएगी। क्वांड्री होता है पजलिंग, जो कंफ्यूजिंग हो दोस्तों, ये भी हमारा क्या होता है दोस्तों, नाउन या एडजेक्टिव काम कर लेते हैं। लेकिन वर्ब यहाँ पे दो ही पार्ट हैं, ए और डी। ए का मतलब परस्यूज को फॉलो करना, और डी का मतलब स्टैगर, लड़खड़ाने की सेंस होती है। तो बैंक विल नॉट डैश द डेट्स, वो डेट्स को क्या नहीं करेंगे दोस्तों, लड़खड़ाएंगे नहीं या परस्यू नहीं करेंगे जी। जो लड़खड़ाना स्टैगर वर्ब होते हैं दोस्तों, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोगों ने तो ऑब्जेक्ट यूज कर लिया दोस्तों, डेट्स। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो डी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट वाला जी, परस्यू। क्या बनेगा जी दोस्तों, परस्यू। तो कह रहा बैंक विल नॉट परस्यू, वो परस्यू नहीं करेंगे डेट्स को, किनके, टॉप 50 डिफॉल्टर्स के, जिनमें से एक भगोड़ा है, इसका नाम क्या है, मेहुल चौकसी, और एक लिक्कर का नेता दोस्तों, क्या नाम उसका, विजय माल्या। दोनों के दोनों क्या हो गए, भाग गए, बिना पनिशमेंट, बिना कुछ मिले इनको, प्रसाद मिले। ये चीज क्या है, रॉन्ग है, ये चीज गलत है जी। बात क्लियर होगी यहाँ पे। आगे देखो क्या कह रहा है, द राइटिंग ऑफ अ टॉक्सिक लोन डज नॉट मीन, मतलब किसी भी लोन को राइट ऑफ कर देना, साइड में कर देना, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि द लोन हैज बीन डैश, कि लोन को डैश कर दिया गया दोस्तों। अब एक बात समझ गया, हैज बीन हो गया, एक तो बात पैसिव की हो सकती है कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं हम लोग जी, और एक बीन हमारी मेन वर्ब बन गई, तो इसके बाद एडजेक्टिव भी यूज कर लेंगे जी हम लोग। तो दोनों फॉर्म चाहिए हम लोगों की। लोन हैज बीन डैश, मतलब लोन को राइट ऑफ करने का मतलब ये कतई नहीं कि लोन को डैश कर दिया गया है। पढ़ने से पता लग रहा है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव स्टेट दिखाएगा और हमें एक्शन को डिफाइन करना है दोस्तों यहाँ पे। बाकी देख भी लेते हैं। वर्ड आएगा मिसिव। मिसिव का मतलब होता है दोस्तों ऑफिशियल ऑर्डर, इसका मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर। मडल का मतलब होता है कोई चीज डिसऑर्डर में हो दोस्तों जी, इधर उधर फेंकी हो जी, अस्त व्यस्त हालत में हो दोस्तों, उसको बोलते हैं मडल। डाउज का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को क्या कर देना, भुजा देना, एक्सटिंग्विश कर देना, या उसके ऊपर पानी डाल देना, पोर वाटर। डाउज का मतलब किसी के ऊपर पानी डाल देना या उसको भुजा देना होता है जी। फॉरगिवन का मतलब माफ कर देना दोस्तों। तो हमें वर्ब की फॉर्म चाहिए, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म हमारे पास एक ही है, फॉरगिवन। मतलब उनको राइट ऑफ करने का मतलब ये कभी नहीं है कि लोन को माफ कर दिया गया है। इट मींस, इसका मतलब है, एक सेकेंड, इट मींस इसका मतलब है दैट द बैंक हैज मेड 100% प्रोविजनिंग,
100% प्रोविजनिंग सेटिंग असाइड कैपिटल अगेंस्ट द लोन। ये कह रहे हैं कि जो इसका मतलब ये है कि जो बैंक है ना उसने 100% भैया क्या कर दिया है, प्रोविजन दे दिया, प्रावधान दे दिया किसका, लोन के अगेंस्ट। लोन के अगेंस्ट का मतलब लोन लो और भाग जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम पीछे से अपने आप राइट ऑफ कर देंगे जी, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं टू प्रोटेक्ट डिपोजिटर्स, डिपोजिटर्स को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन इफ चाहे नोट अ पैसा ऑफ दैट लोन इज रिपेड, चाहे उसका लोन का एक भी पैसा वापस ना आया हो, लेकिन बैंक ने बोला भैया 100% प्रोविजन दे दिया हम लोगों ने, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है जी, हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है जी। फिर क्या कह रहे हैं, बैंक्स यूज राइट ऑफ्स टू रिमूव बैड लोन्स। जो बैंक है ना राइट ऑफ्स क्यों यूज करता है, अपने बैड लोन्स को रिमूव करने के लिए, कहां से, फ्रॉम देयर बैलेंस शीट्स एंड मिनिमाइज देयर टैक्स लाइबिलिटी, अपने टैक्स की लाइबिलिटी को कम करने के लिए, और बैलेंस शीट्स में जो बैड लोन्स के जो खाते थे उनको घटाने के लिए दोस्तों राइट ऑफ यूज कर लेता है बैंक। इसकी समझदारी वाली बात है दोस्तों ये वाली। आगे देखो क्या कह रहे हैं, द अमाउंट दैट द बैंक हैज रिटन ऑफ विल नॉट बी काउंटेड, उस अमाउंट को क्या नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, एज पार्ट ऑफ इट्स ग्रोस एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। मतलब जो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया जो अमाउंट, उसको क्या नहीं किया जाएगा भैया, एनपीए में धारित नहीं किया जाएगा, उसमें दर्ज नहीं करवाया जाएगा, उसमें काउंट नहीं होगा, वो बैड लोन्स खत्म ही कर दिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है। हाउएवर द बोरोवर विल नॉट बी एग्जम्प्ट और डैश, जो उधार लेने वाला है विल नॉट बी एग्जम्प्ट, वो फ्री नहीं होगा या उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और डैश नहीं किया जाएगा फ्रॉम डेट रीपेमेंट, कि मतलब डेट को रीपेमेंट कर पाए इसे उसको छोड़ा नहीं जाएगा दोस्तों जी। अब यहाँ पे हमें जो वर्ड चाहिए ना, इसी जैसा वर्ड चाहिए एग्जम्प्ट वाला दोस्तों जी, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है देखो, द बोरोवर विल नॉट बी एग्जम्प्ट और डैश, बी हमारे पास वर्ब आ गई दोस्तों, बी के बाद दो ही पॉसिबिलिटी, एक तो हमारी एग्जम्प्ट एडजेक्टिव आएगा दोस्तों यहाँ पे, और एक हमें पता वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज कर पाएंगे और एडजेक्टिव भी यूज कर पाएंगे। एक बार देख लो दोस्तों यहाँ पे, पंजेंट का मतलब तीखा होता है दोस्तों, बिटरनेस की, पार्डन का मतलब माफी करना होता, देखते हैं इसको भी, ऑडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मतलब नेगेटिव वर्ड दोस्तों, और हीनियस का मतलब होता है मोरली बैड। एक वर्ड होता है क्रूर, क्रूर एक वर्ड होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है हीनियस क्राइम, क्रूर क्राइम किया दोस्तों वहां पे। तो कह रहे हैं कि जो बरोबर है उनको एग्जेप्ट नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, और ना ही उनको क्या किया जाएगा दोस्तों, माफी दी जाएगी। क्या दी जाएगी जी, माफी दी जाएगी फ्रॉम डेट रीपेमेंट, डेट रीपेमेंट, कि अगर उन्होंने रीपेमेंट कर दिया फिर भी उनको माफी नहीं मिलेगी, क्यों, एज बैंक्स विल नॉट होल्ड रिकवरी, वो अपनी रिकवरी को क्या नहीं करेंगे दोस्तों, होल्ड नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। आसान भाषा में क्या कह रहे हैं, मान लो किसी बंदे ने 100 रुपए ले लिए जी बैंक से, और ये लौटाने से मना कर दिया दोस्तों, तो क्या कह रहे हैं कि अपना रिपेमेंट लेते रहेंगे, कभी 20 रुपए ले लिए से, कभी 30 रुपए ले लिए, कभी 5 रुपए ले लिए दोस्तों, तो अपनी रिकवरी को होल्ड नहीं करेंगे, वो लेते रहेंगे दोस्तों, और उससे छोड़ेंगे भी नहीं दोस्तों, उसको ना ही माफ करेंगे ना ही छोड़ेंगे जी, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माफ करने वाला वर्ड चाहिए था, इसलिए हमें पार्डन वर्ड यूज करना पड़ेगा डियर यहाँ पे, ठीक है जी। फिर देखो क्या कह रहा है, सो बैंक्स डू नॉट लूज इंटरेस्ट, तो अपना बैंक क्या है, इंटरेस्ट को लूज नहीं कर पाएंगे इन द रिटर्न ऑफ एसेट, जो उन्होंने राइट ऑफ एसेट किया उनमें से इंटरेस्ट लूज नहीं होगा, एंड मे रिकवर देयर लोन, और अपने लोन को भी क्या कर लेंगे दोस्तों, रिकवर कर लेंगे जी। कहने का मतलब है जो लोन लेने वाले हैं उनसे एकदम पूरा पैसा ना लो, आप क्या थोड़ा थोड़ा ले लो, रिकवरी करते रहो, और जितनी रिकवरी हो रही उससे फायदा कमाओ जी, सिंपल सी बात ये कह रहे हैं। इन पार्ट, अपने पार्ट्स में क्या लोन ले लो, व्हेन द बैड लोन रीच रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब जब उसकी बैड लोन बन गया, आपको पता लग गया कि इसके पैसे वापस नहीं आने, तो भैया पार्ट्स में ले लो, कुछ टुकड़े टुकड़े में कुछ पैसे ले लो जी अपने, ठीक है ना, और अपने लोन को क्या कर लो, रिकवर कर लो दोस्तों। व्हेन अ वैल्यू इज रियलाइज, जब एक वैल्यू रियलाइज हो जाती है, द डैश आर रिटर्न बैक, डैश आर रिटर्न बैक, वैल्यू का मतलब जितनी हम लोगों ने लोन दिया था उतने पैसे वापस आ चुके हैं, द डैश आर रिटर्न बैक। आर्टिकल आ गया ना, आर्टिकल इंग्लिश में किसके लिए आता है दोस्तों, नाउन के लिए, तो यहाँ पे वर्ड नाउन चाहिए। एक्रीमोनीस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ एंग्री वर्ड्स, एंग्री वर्ड्स का मतलब होता है दूसरे को भला बड़ा बड़ी
गाली वाली चीज दे देते हैं, दूसरे को भला बुरा कह देते हैं हम लोग, ऐसी चीजों से भरी हुई चीजों को, स्पीच को बोलते हैं एक्रीमोनियस स्पीच। प्रोविजंस प्रावधान हो जाएंगे दोस्तों। प्रीडिकामेंट होती है, एक दुर्दशा होती है दोस्तों, एक हमारी स्थिति होती है, सिचुएशन होती है दोस्तों, ये वाली चीज। और कंडूर का मतलब होता है दोस्तों, कैंडर एक हमारा वर्ड होता है कैंडिड। कैंडिड और कैंडर दोनों का मतलब होता है फ्रैंकनेस। कैंडर और कैंडिड का मतलब होगा दोस्तों फ्रैंकनेस, डायरेक्ट या सीधे तौर पे बात करना दोस्तों जी, ठीक है जी। तो डैश आर रिटर्न बैक, किनको राइट किया जाएगा, किनको दोबारा लिखा जाएगा दोस्तों, कैंडर को, एंग्री वर्ड्स को दोबारा नहीं लिखेंगे, प्रेडिकेमेंट सिचुएशन के लिए आता दोस्तों, प्रोविजंस को दोबारा लिखा जाएगा जी। किनको लिखा जाएगा, प्रोविजंस को दोबारा लिखा जाएगा जी। प्रोविजंस कौन से, ये वाले जी, ये वाले कि अगर आपने पैसा ना दिया तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन जब पता लग गया कि लोन नहीं देने वाला तो भैया थोड़ा थोड़ा ले लो उससे और अपना पूरा पैसा पूरा कर लो जी। ये बात कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है जी। आगे कह रहा है राइट बैक गोज इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंक। जो राइट बैक जो जो चीजें दोबारा लिखी गई है ना दोस्तों, जो दोबारा मनी आई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएंगी और जो बैंक के बॉटम लाइन को बूस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले तो पैसा आने ही नहीं वाला था, वो अब पार्ट्स में आपने ले लिया सामने वाले से जी। A recent example is the reported write back to SBI the Acer Steel Resolution। Acer Steel Resolution के केस में SBI ने भैया ऐसे ही अपना लोन पूरा किया है जी, थोड़े थोड़े पैसे लेता रहा और अपना लोन पूरा कर लिया दोस्तों जी, ठीक है जी। तो टोटली हमारा ये वाला क्लोज टेस्ट था, बहुत ही इजी था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा वर्ड फिल होगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इसके अंदर आएगा, नाउन आएगी, वर्ब आएगा या एडजेक्टिव आएगा जी। बात क्लियर होगी जी। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं। पैराग्राफ 2 को दोस्तों 6, 7, 8, 9 और 10। चलो, यस, एज द प्राइम मिनिस्टर कन्फर विद चीफ मिनिस्टर ऑन द लॉकडाउन एंड द मोडेलिटीज ऑफ लिफ्टिंग इट along with other measures to contain the COVID-19 pandemic, it is dash to take up some practical problems faced by industry। देखो जो वर्ड कन्फर लिखा ना दोस्तों, कन्फर का मतलब एक तो किसी को राइट या किसी को अपॉर्चुनिटी या किसी को चार्ज दे देना, एक तो कन्फर वो होता है। और उसके बाद कन्फर के बाद लगता है ऑन प्रीपोजिशन जी, कन्फर ऑन। जब किसी को हम टाइटल वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा कन्फर के बाद विद, लेकिन जब कन्फर के बाद विद लगता है ना, इसका मतलब होता है हैव डिस्कशन, किसी बंदे से बातचीत होना दोस्तों जी, हैव डिस्कशन। तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो डिस्कशन हुआ चीफ मिनिस्टर्स के साथ लॉकडाउन को लेकर और इसके मॉडल्स को लेकर कि कैसे इसको उठाया जाए, कैसे इसको कम किया जाए लॉकडाउन को, अलोंग विद अदर मेजर, अलग अलग कदमों के साथ, अलग अलग तरीकों के साथ, क्या करने के लिए, कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए। इट इज डैश टू टेक अप सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। टेकअप का मतलब दोस्तों रिज्यूम करना, स्टार्ट करना भी हो जाएगा दोस्तों, रिज्यूम करना या स्टार्ट करना जी। तो इट इज डैश टू टेक अप सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडस्ट्री। तो हमें क्या कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को क्या भैया रिज्यूम करना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको ऊपर काबू पाना पड़ेगा जो इंडस्ट्री क्या कर रही है दोस्तों, फेस कर रही है जी। एक इसी लाइन से क्लियर होगा कि हमें पता लग गया पैसे किस चीज के बारे में, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह कोविड-19 लिख रखा है, इंडस्ट्री लिख रखा है दोस्तों, ठीक है। सेक्शन 58 की बात चल रही है दोस्तों, और हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो इन वर्ड से पता लग गया कि हमारी क्या है सिचुएशन है, कोविड-19 की दिक्कत क्या हो गई, तो उसके बारे में बात चल रही है दोस्तों हमारी, ठीक है जी। चलो पढ़ते एक बार इसको। प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशन हुई मिनिस्टर के साथ कि हमें कोविड-19 को कैसे कंटेन करना, कैसे रोक कर रखना है। तो इट इज डैश टू टेक अप, इट इज डैश, इट इज क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, इट इज अमाइकेबल। अमाइकेबल का मतलब फ्रेंडली होता दोस्तों, तो ये फ्रेंडली है। इट इज ड्रेंच, ड्रेंच का मतलब दोस्तों गीला होना, या कोई चीज जैसे मान लो कपड़ा होता है ना, कपड़े को हम लोग एक बार बाल्टी में रख देते हैं और वो गीला हो जाता है, सोक कर लेता है ना पानी को, उसको बोलते हैं ड्रेंच क्लॉथ, उसको बोल पाएंगे ड्रेंच क्लॉथ, ठीक है जी, ड्रेंच क्लॉथ जी। तो ड्रेंच का मतलब होता है दोस्तों गीला। और कोल्यूट जो वर्ड हम लोगों ने लिखा दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी चीज से क्या करना, सामंजस्य बिठा कर रखना चाहिए, किसी से क्या करना दोस्तों, सामंजस्य, या किसी चीज से आप लोगों ने कन्फर कर लिया, किसी से आप लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, उस सेंस में यूज करते हैं दोस्तों इसका, सामंजस्य बैठाना, एग्रीमेंट करना, कोल्यूट।
लेकिन ये जो एग्रीमेंट करते हैं ना दोस्तों, नेगेटिव टाइप का एग्रीमेंट होता है। किसी बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी बंदे से आपने एग्रीमेंट किया अपने फायदे के लिए, उस एग्रीमेंट को रेफर करने के लिए वर्ड यूज करते हैं कोल्यूड जी। क्या यूज करते हैं जी? कोल्यूड। ठीक है जी, मतलब नेगेटिव टाइप का एग्रीमेंट हो गया। इंपेरेटिव का मतलब होगा दोस्तों नेसेसरी। नेसेसरी चीजों को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। तो इट इज डैश, इट इज क्या भैया? एग्रीमेंट है, ड्रेंच है, अमाइकेबल है, इंपेरेटिव। हमें पता लगा इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है। टेकअप, क्या काबू पा लेना किसके ऊपर? सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किसके द्वारा फेस की जा रही हैं? इंडस्ट्री के द्वारा जी। इनको क्या कर काबू पाना हम लोगों को। डिस्पाइट क्लैरिफिकेशन, क्या किया? डिस्पाइट क्लैरिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन के बाद, इसके होते हुए भी, that its guidelines do not dash filing a case against the management। जो इसकी जो गाइडलाइंस हैं, do not dash, वो डैश नहीं हो रही। अब डू हमारे पास आ गई हेल्पिंग वर्ब, नोट आ गया निगेशन के लिए। तो डू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए यहाँ पे जी। वर्ड क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। बिविल्डर का मतलब होगा किसी को कंफ्यूज करना दोस्तों, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। निबल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पार्ट्स में ले लेना, टेक बाय पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में किसी को उठा लेना या वहां से अपना शेयर ले लेना, निबल्ड होगा दोस्तों। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भी नहीं है। मैग्नानिमिटी का मतलब हो किसी बंदे की उदारता, और ये नाउन होता दोस्तों, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा जी। इंप्लाई का मतलब होगा दोस्तों इंडिकेट करना जी। क्या करना? इंडिकेट करना। अब सेंटेंस देखना, इट्स गाइडलाइंस डू नॉट डैश filing a case against the management of any enterprise where an employee contracts COVID-19। इन्होंने कहा कि जो इसकी गाइडलाइंस है डू नॉट डैश, वो डैश नहीं कर रही, वो कंफ्यूज नहीं कर रही या इंडिकेट नहीं कर रही। भैया कंफ्यूज करने की कोई भी बात सेंटेंस में नहीं है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है दोस्तों? इंडिकेट करने की बात चल रही है, कि वो इंडिकेट नहीं करती किसको? फिलिंग अ केस। हाँ, क्या हमें क्या करना दोस्तों? एक केस को फाइल करना है, किसके अकॉर्डिंग? अगेंस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अगेंस्ट ऑफ एनी एंटरप्राइज, किसी भी इंटरप्राइज, किसी भी कंपनी की वो मैनेजमेंट हो, उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग केस उसके अगेंस्ट क्या नहीं कर पाएंगे? फाइल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। वेयर एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स कोविड-19, और जहां पे एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है? कोविड-19 को फैला रहा है जी। इसका मतलब अगर किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय को कोविड-19 हो जाता है और वो दूसरों को फैला रहा है, हम उस कंपनी के खिलाफ केस भी नहीं कर सकते दोस्तों। ये गाइडलाइंस में लिखा है दोस्तों, मतलब ये लिखा नहीं दोस्तों, ये क्या है? लिखा नहीं। गाइडलाइन डू नॉट इंडिकेट ये नहीं बताती है भैया, इसका मतलब हम कर सकते हैं दोस्तों उसको, ठीक है जी, हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। आगे देखो क्या लिख रहा है, इंडस्ट्री फेसिस द डैश ऑफ डिफरेंट स्टेट, इंडस्ट्री फेसिस द डैश ऑफ डिफरेंट स्टेट। आर्टिकल आएगा दोस्तों, आर्टिकल किसके लिए आएगा दोस्तों? हमारा नाउन के लिए आएगा जी। तो हमें नाउन चाहिए यहाँ पे। इंडस्ट्री फेसिस द डैश ऑफ डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट की डैश को करीब है। लीव थ्रू दोस्तों हमारी होती है वर्ब, और एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू गो क्विकली, थ्रू दी बुक्स, थ्रू दी बुक्स या रिपोर्ट्स वगैरह में से जल्दी से निकल जाना, फटाफट पेज पलट पलट के पढ़ लेना दोस्तों, वो होता है लीव थ्रू करना दोस्तों जी, ठीक है जी। डेवियसनेस जो वर्ड हमारा ये होता है दोस्तों डिसहोनेस्टी। क्या वर्ड होता है दोस्तों हमारा? डिसहोनेस्टी, ठीक है जी। फिर हमारे पास वर्ड है प्रोस्पेक्ट, द डैश, हमारे पास वर्ड आया था डैश ऑफ डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट के किसके बारे में बात चल रही है? हमारे डेवियसनेस नहीं है, एबुलिएंट नहीं है, लीव थ्रू नहीं है, हमें चाहिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? वो चांस, चांस कौन सा? डिफरेंट स्टेट का। तो आर्टिकल हमारे पास क्या? द आर्टिकल किसके लिए आया दोस्तों? प्रोस्पेक्ट के लिए। प्रोस्पेक्ट का मतलब ही हो गया दोस्तों यहाँ पे चांस। क्या मीनिंग हो दोस्तों इसका यहाँ पे? चांस। इंडस्ट्री फेसिस द प्रोस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट के गवर्नमेंट है उनके जो चांस को क्या करे? इंडस्ट्री फेस करे दोस्तों। इंडीड वास्तव में क्या है? डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अथॉरिटीज इन द सेम स्टेट, और उसी चीज को कौन फेस कर रहा है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन फेस कर रही है और पुलिस की अथॉरिटी फेस कर रही है। किस चीज को? इसी को। अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में क्या कोविड-19 से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या उससे क्या है ग्रसित हो जाता है, तो वो औरों को भी फैला देता है दोस्तों। तो इसी से सब लोग फेस कर रहे हैं दोस्तों इसी चीज को जी, ठीक है जी।
इस इन सब चीजों का मतलब है इंटरप्रेट कर लेना, समझ लेना कि जो सेक्शन 58 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना, डिफरेंटली टू अराइव एट डिफरेंट पैनल कंक्लूजन, की अलग अलग कंक्लूजन इनको निकालनी पड़ेंगी अलग अलग सिचुएशंस के लिए। दोस्तों ये बात की गई है सेक्शन 58 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जी। ठीक है जी, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस चीज के बारे में बात चल रही है। यहाँ पे बात चल रही थी दोस्तों हमारी कि हमें प्रैक्टिकल मेजर उठाने चाहिए, उसके बाद बात चल रही है कि हम लोग इस गाइडलाइंस में क्या है, किसी भी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट हम केस नहीं कर पाएंगे, ये गाइडलाइंस में कहीं भी नहीं लिखा दोस्तों ऐसा। फिर हम लोगों ने कहा कि ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, कि एक एम्प्लॉय किसी भी कंपनी का अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर पा रहे, और यही सब चीजें कौन फेस कर रहा है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और सब कोई बंदा। ये सब चीजें क्या है, इंटरप्रेट कर रही है दोस्तों सेक्शन 58 तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, क्या करने के लिए कि अराइव करे वो क्या, डिफरेंट पैनल कंक्लूजन पे, कि वो अपने कोई कंक्लूजन तो लेके आए कि हमें करना है क्या दोस्तों उस मामले में जी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है, इट मस्ट बी स्टेटेड कैटेगरिकली, इट मस्ट बी स्टेटेड कैटेगरिकली that management are responsible for following the standard operating procedure prescribed dash the sector in which it operates। ये कह रहा है कि इस चीज को कैटेगरी में बांट देना चाहिए दोस्तों, कि जो मैनेजमेंट है ना वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्टैंडर्ड को फॉलो करते टाइम जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये अप्लाई कर रही है, जो प्रोसीजर अपना रही है, वो प्रोसीजर जिसको प्रिस्क्राइब किया गया डैश दी सेक्टर इन विच इट ऑपरेट, जिस सेक्टर में ये ऑपरेट करे दोस्तों। प्रिस्क्राइब का मतलब दोस्तों इसको वो करना है, और प्रिस्क्राइब के बाद प्रीपोजिशन लगती फॉर, प्रिस्क्राइब फॉर समथिंग, ये हमारा फिक्स प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉर द सेक्टर इन विच इट ऑपरेट, जिस सेक्टर में ये ऑपरेट करती दोस्तों उसके लिए हमें क्या है, अलग अलग स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे दोस्तों जिनको ये ऑपरेट करेगी जी। नॉट फॉर एनीवन, हर एक बंदे के लिए नहीं जो कॉन्टेक्ट कर रहा है इस डिजीज को, हर एक बंदे के लिए नहीं दोस्तों, हमें तो कंपनी के लिए बनाना पड़ेगा, मैनेजमेंट के लिए बनाना पड़ेगा जी। हर एक बंदे के लिए तो कैसे बना पाएंगे जी। व्हाट इज मैंडेटरी, क्या जरूरी है, एंड व्हाट इज ऑप्शनल, और क्या चीज ऑप्शनल है, शुड बी क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए। एंड एनी ऑफिशियल हु सीक्स टू डैश, और कोई भी ऑफिशियल जो ट्राई कर रहा है, सीक का मतलब दोस्तों ट्राई करना होता है जी। एनी ऑफिशियल जो सीक कर रहा है, ट्राई कर रहा है, टू डैश व्हाट इज ऑप्शनल एंड व्हाट इज ऑप्शनल एज मैंडेटरी, यहाँ पे लिखा है एंड एनी ऑफिशियल हु सीक्स टू डैश, जो ट्राई कर रहा है टू डैश करने का दोस्तों। आगे देखते हैं, सीक्स टू डैश, ट्राई कर रहा है क्या करने की दोस्तों, टू आ गई ना यहाँ पे, और टू के बाद हमें पता सीक्स टू डू समथिंग होता दोस्तों हमारा, सीक्स टू डू समथिंग, इसका मतलब हमें वर्ब की फॉर्म देनी पड़ेगी यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया यहाँ पे हमें चाहिए वर्ब। जो वर्ड रिव्यूफुल है दोस्तों इसका मतलब होगा रिग्रेटफुल, वर्ड क्या लिखा हम लोगों ने, रिग्रेटफुल, मतलब पछतावे वाला वर्ड होगा दोस्तों ये वाला जी, क्या होगा, पछतावा वाला वर्ड। फ्रेंटिक जो वर्ड होता है दोस्तों इसका मतलब हो गया पागल सेंस में भैया, ठीक है। इनसेन एक वर्ड होता है इनसेन, वो काइंड ऑफ इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। स्नफ आउट का मतलब होता है सेट असाइड, साइड कर देना दोस्तों, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हु सीक्स टू डैश व्हाट इज ऑप्शनल एज मैंडेटरी, एज नहीं अभी शायद कुछ और वर्ड आना चाहिए, बाकी देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हु सीक्स टू ट्राई कर रहा है टू डैश करने के लिए वर्ब चाहिए हमें, वर्ब की फॉर्म कौन सी दोस्तों, यहाँ पे इंटरप्रेट वर्ब की फॉर्म आएगी, तो हमें करना है टू इंटरप्रेट व्हाट इज ऑप्शनल एज मैंडेटरी, कि कौन सी चीज ऑप्शनल है और कौन सी चीज मैंडेटरी है, शायद मेरे को लग रहा है व्हाट इज ऑप्शनल और मैंडेटरी भैया, ठीक है जी। बाकी देखते हैं इसको, फॉर द पर्पज ऑफ रेंट सीकिंग शुड बी स्टिफ पेनल्टीज, जो अपने रेंट को भैया क्या है, कोविड 19 में रेंट सीकिंग कर रहे हैं कि हमारे रेंट हमारे पास वापस आना चाहिए, उनको भैया स्टिफ पेनल्टी मिलनी चाहिए, कड़ी पेनल्टी मिलनी चाहिए, कड़ा जुर्माना मिलना चाहिए उन लोगों को दोस्तों। फॉर एग्जांपल फाइंडिंग अकोमोडेशन फॉर वर्कर्स इन एडजेसेंट बिल्डिंग्स, रजिस्टरिंग देयर अटेंडेंस थ्रू कॉन्टैक्टलेस मींस, और ऑर्गेनाइजिंग देयर ट्रांसपोर्ट बाय मींस ऑफ फ्लीट ऑफ व्हीकल वुड नॉट बी पॉसिबल और वायबल इन मैनी कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये बोला है कि जो स्मॉल इंटरप्राइज है ना दोस्तों, अगर आपको पता लग गया कि आपकी कंपनी में कोई बंदा क्या हो गया दोस्तों, कोविड 19 से क्या होगा, इन्फेक्टेड हो गया, तो आपको
अलग अलग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे पहले वाले में बात बता दी दोस्तों। उसके बाद बता दिए कि आपको क्या चीज आपके लिए ऑप्शनल और क्या चीज मैंडेटरी है, वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जो ऑफिशियल ये चाहते हैं कि क्या हमें चाहिए, ऑप्शनल चाहिए, मैंडेटरी चाहिए, उस चीज के बारे में बात की कि रेंट सीकिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर दोस्तों। कि फॉर द पर्पज ऑफ रेंट सीकिंग का मतलब हो गया कि हम कंपनी को चालू रखें दोस्तों, उनको स्टीफ पेनल्टीज मिलनी चाहिए। क्योंकि भाई कोविड-19 का टाइम चल रहा है और आप लोग अभी भी कंपनी में बंदों को, वर्कर को बुला के काम करवा रहे हो जी, ठीक है जी। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर लिखा कि जो फाइंडिंग अकोमोडेशन फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए अकोमोडेशन फाइंड करना, साइट वाली बिल्डिंग के अंदर भैया जहां पे वो काम करवा रहे हैं उनसे, उनकी अटेंडेंस को रजिस्टर करना कॉन्टेक्ट लेस मीन से, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइज देयर ट्रांसपोर्ट बाय मींस ऑफ फ्लीट ऑफ व्हीकल, अलग अलग व्हीकल से उनको ट्रांसपोर्ट करना, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी किसी भी कंटेक्स में दोस्तों। किसके लिए? स्मॉल इंटरप्राइज के लिए। तो ये बता, स्मॉल इंटरप्राइज को क्या होना पड़ेगा? बंद होना पड़ेगा भैया, बड़े वालों काम संभालने दो दोस्तों, ठीक है जी। तो थोड़ा सा बीच वाला पार्ट हम लोग गिवन था ये क्लोज टेस्ट का, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास नहीं था और ना ही कंक्लूजन हमारे पास थी, लेकिन मीनिंग हमें ऐसे समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है जी। तो इस वीडियो हम लोग यही डिस्कस करने वाले थे, क्लोज टेस्ट। तो आपको ध्यान वही रखना है कि रीडिंग के ऊपर जोर देना दोस्तों। रीडिंग के बेस पे आप लोग कंटेक्स्ट क्लियर कर पाओगे और कंटेक्स्ट क्लियर होगा तभी आप लोग क्या कर पाओगे दोस्तों, क्वेश्चन हल कर पाओगे, ठीक है जी। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।